दोस्तों हम देखने वाले हैं आघूर्ण का अनुप्रयोग। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहला टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे उत्तोलक क्या है इसके बारे में। चूँकि जो आघूर्ण का अनुप्रयोग है इसका मतलब हुआ कि आघूर्ण को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग में लाएंगे और यह हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को कैसे आसान बनाएगा। इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहला अनुप्रयोग जो है वो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है उत्तोलक क्या है इसके बारे में है। उत्तोलक को हम समझेंगे और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम उत्तोलक के अंतर्गत सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन जो परिभाषा है उसको देखेंगे और फिर इसके बाद जो इसका कार्य करने का सिद्धांत है उसको हम समझेंगे कि आखिर उत्तोलक जो है वो कैसे कार्य करता है। सबसे पहले किसने इसका जो कार्य का सिद्धांत है वो किसने दिया उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। और उसके बाद इसका जो वर्गीकरण है कि उत्तोलक का हम वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो वर्गीकरण के लिए हम टेक, भार और प्रयास क्या हैं इनको समझेंगे और इसी के आधार पर हम उत्तोलक का वर्गीकरण 3 भागों में करेंगे। और फिर वो जो 3 भाग होंगे उनका उदाहरण कौन कौन से हैं उसको कुछ उदाहरणों की सहायता से हम देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में कैसे उत्तोलक का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी जो परिभाषा है उसको देखते हैं। उत्तोलक की जो परिभाषा है यहाँ पे हमने नोट किया है कि यह एक दृढ़ तथा सीधा, यहाँ पे मिस हो गया हमसे, यहाँ पे या लिखेंगे हम सीधा या वक्राकार। तो उत्तोलक एक दृढ़ तथा सीधा छड़ है, या हम कह सकते हैं कि जो उत्तोलक है वो दृढ़ तथा वक्राकार छड़ है। तो इसको कुछ इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि जो उत्तोलक है वह एक दृढ़ या सीधा या दृढ़ या वक्राकार छड़ है जो कि एक स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये अगर जो हमारी पेन है, इस पेन को अगर हम यहाँ पे पकड़े हुए हैं और इस बिंदु के सापेक्ष अगर ये चारों तरफ घूम सकता है इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष, तो ये हमारा एक उत्तोलक कहलाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से परिभाषा हो गया इसका। और यहाँ पे जो 3 चीज़ें हैं टेक, भार और प्रयास, इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक उत्तोलक का हम 3 बॉडी डायग्राम के रूप में एक उत्तोलक खींचते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं कुछ इस तरीके से एक सीधी रेखा हमने यहाँ पे खींची और मान लीजिए कि एक ये बिंदु है, यहाँ पे हम एक आलंब लगाते हैं, ये हमारा आलंब हो गया। तो ये जो सीधी छड़ है इस बिंदु के सापेक्ष, आलंब के सापेक्ष घूम सकती है चारों तरफ, तो हम कहेंगे कि ये जो सीधी छड़ है ये क्या हो गई, यह एक उत्तोलक हो गई। अब यहाँ पे उत्तोलक को हमने कुछ इस तरीके से दिखाया। यहाँ पे अब हम इस थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ये जो 3 वर्ड हमने यहाँ पे नोट किए हैं टेक, भार और प्रयास, ये क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नाम है वो भिन्न भिन्न अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे हम कुछ नाम जो कॉमन हैं उनको लिखा है हमने और उसका जो अंग्रेजी है उसको भी हम साथ में देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो टेक को हम जो एक नाम और देखेंगे वो इसको हम आलंब कह सकते हैं, या इसको कहीं कहीं फलक्रम के नाम से भी जानेगा, फलक्रम। टेक और आलंब को हम अंग्रेजी में सपोर्ट के नाम से जानेंगे और इसको या हम फलक्रम के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम अगला नाम जो है वो भार, भार या इसको हम बोझ के नाम से भी देखेंगे, किसी किसी बुक में है, इंग्लिश इसका सेम होगा लोड। और उसके बाद अगला है जो वो है प्रयास, प्रयास या इसको कहीं कहीं देगा बल नाम से देगा, तो प्रयास या बल। तो इसका हम बल को हम फोर्स कहेंगे अंग्रेजी में और प्रयास को हम एफर्ट कहेंगे, एफर्ट। ठीक है, ये हमारा प्रयास हो गया। तो ये नाम हो गए। हम यहाँ पर जो नाम लेकर के चलेंगे वो नाम लेकर के चलेंगे वाइट पेन से जो हमने लिखा टेक, भार और प्रयास, इन 3 नामों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ये दिखाए हैं ये आलंब हो गया,
तो यहाँ पे इसको हम टेक या आलम भी लेकर के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या टेक लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद हम जो ये वाला बिंदु है, इस बिंदु पर मान रहे हैं कि एक यहाँ पे प्रयास यहाँ नीचे की तरफ लग रहा है, और इस बिंदु पर हम मान रहे हैं कि यहाँ पे भार लग रहा है ऐसे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो ये टेक है, इस टेक से हम चीज़ों को देखेंगे। इस टेक से इसके इधर दाएं तरफ इधर, और इस टेक से इधर बाईं तरफ, जो दोनों ये दूरियां हैं, प्रयास से लेकर के आलम्ब के बीच की दूरी, ये दूरी, और ठीक इसी तरीके से आलम्ब से लेकर के भार के बीच की ये दूरी। तो ये जो दूरी है, इनको हम उत्तोलक की भुजाओं के नाम से जानते हैं। तो ये वाला दूरी एक, और ये वाली जो दूरी है, ये उत्तोलक की भुजाएं हो गई। तो इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पे कि उत्तोलक की जो भुजाएं हैं वो क्या हैं। उत्तोलक की भुजाएं आलम्ब या टेक से, आलम्ब या एक ही नाम लिखते हैं हम, आलम्ब से लेकर प्रयास तक। एक तो हमारा ये हो गया, आलम्ब से लेकर के प्रयास तक एक भुजा, और उसके बाद आलम्ब से लेकर भार तक, आलम्ब से लेकर भार तक, ये हमारी दूसरी भुजा हो गई। तो आलम्ब से लेकर प्रयास तक जो है, इसे हम कहेंगे प्रयास भुजा, और जो आलम्ब से लेकर भार तक है, इसे कहेंगे हम भार भुजा। तो ये हमारी जो हो गई, आलम्ब से लेकर के भार तक, ये हो गई हमारी भार भुजा। आलम्ब से लेकर प्रयास तक, ये हो गई हमारी प्रयास भुजा। ठीक है, तो यह जो उत्तोलक है, यह आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसको भी हम यहाँ पे नोट करेंगे। आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है। आघूर्णों का सिद्धांत चूंकि हमको पता है कि किसी बिंदु के सापेक्ष हम जब आघूर्ण लेते हैं, तो यहाँ पर वो बिंदु क्या होगा, आलम्ब होगा। आलम्ब के सापेक्ष जब हम आघूर्ण लेंगे, तो ये जो कार्यरत बल हैं, एक जो प्रयास हो गया और ये जो भार है, इनका आघूर्ण आलम्ब के सापेक्ष लेंगे तो इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो ये हमारा आघूर्ण का सिद्धांत कहलाता है। तो इसको हम आगे जब देखेंगे, इसका जो सिद्धांत है, जो उत्तोलक का सिद्धांत है, उसको जब देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हमको क्लियर होंगी। तो आघूर्ण का जो सिद्धांत है वो क्या क्या कहता है, इसको हमने देखा। इसके बाद अब हम अगले टॉपिक पर हम आते हैं, और वो है कि देखेंगे कि उत्तोलक का सिद्धांत है वो क्या है। उत्तोलक का सिद्धांत, तो उत्तोलक का जो सिद्धांत है, इसको सबसे पहले किसने दिया था, इसको सबसे पहले आर्किमिडीज ने दिया था। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे इसको भी कि आर्किमिडीज ने प्रतिपादित किया था किसको, उत्तोलक का जो सिद्धांत है उसको, प्रिंसिपल ऑफ लीवर को। और प्रिंसिपल ऑफ लीवर जो है वो कब कार्य करेगा, जब उत्तोलक संतुलन की स्थिति में होगा। तो संतुलन की स्थिति मान लेते हैं कि ये जो चित्र है हमारा, इस स्थिति में जो उत्तोलक है, ये हमारा ये उत्तोलक संतुलन की स्थिति में है। तो जब ये संतुलन की स्थिति में होगा तो वहाँ पे कार्य करेगा आघूर्ण का सिद्धांत। संतुलन की स्थिति में आघूर्ण का सिद्धांत कार्य करेगा। तो आघूर्ण का सिद्धांत हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। नोट करेंगे कि बिंदु संतुलन की स्थिति में आलम्ब या टेक
आलंब के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे। आघूर्ण लेने पर आलंब के सापेक्ष हम आघूर्ण ले रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो भी बल आ रहे होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए एक बल हमारा जो है वो प्रयास गुणे, देखिए यहाँ पे मार्कर की सहायता से आपको दिखा रहे हैं, एक बल ये है, इस बिंदु के सापेक्ष हमने आघूर्ण लिया है। तो ये जो कार्यरत बल है हमारे पास प्रयास, और ये जो दूरी है लंबवत, ये दूरी, तो प्रयास गुणे प्रयास भुजा, यहाँ पे होगा प्रयास गुणे प्रयास भुजा। ये किसके बराबर होगा, ये जो बराबर है यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा आलंब है, तो ये बराबर हो गया भार गुणे भार भुजा के। देखिए यहाँ पे ये जो है ये भार लग रहा है और ये भार भुजा के बराबर होगा। चूंकि पेन कहाँ गया रेड वाला, हाँ, भार गुणे भार भुजा। लेकिन अभी हमने कहा कि आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार जो कार्यरत बल होंगे उनका जोड़ जीरो के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमने उसको लगाया ही नहीं। तो ये जो चीज़ है, ये जो हमारे पास जो चीज़ आई, ये कैसे आई, इसको हम पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या कहा था। तो इसको रफ करेंगे सबसे पहले। और देखिए हमने ये कहा था कि जो कार्यरत बल हैं उनका जो योग होगा, बीजगणितीय योग, जो किसी एक बिंदु के सापेक्ष क्या होगा, वो शून्य होगा। तो ये जो लाइन है रेड वाली, ये जो हमने लिखा है रेड कलर से, ये कैसे आई, ये आई है जो हमने कहा था उसी को। ये जो चीज़ इतनी है ये इधर लेफ्ट साइड में होगी। तो कैसे, प्रयास गुणे प्रयास भुजा माइनस भार गुणे भार भुजा बराबर जीरो होगा। जो हमारा रियल में बनेगा वो ये बनेगा, और इसको हम जब एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रेड वाली लाइन आएगी। तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स में कर देते हैं सबसे पहले। तो ये जो हमारे पास बॉक्स में है ये है हमारा उत्तोलक का सिद्धांत, ये है हमारा उत्तोलक का सिद्धांत। यहाँ पे आपको आघूर्ण लेने आना चाहिए कि जब हम आलंब के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं तो ये प्रयास गुणे ये दूरी, इसको हम मान रहे हैं कि ये जो है बल ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसको हम प्लस लेकर के चलेंगे। और ये जो बल है ये इधर से इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको हम निगेटिव लेकर के चलेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये इधर से इधर चल रहा है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में, इसलिए धनात्मक हमने लिया। और ये जो है भार इंटू भार भुजा वाला जो आघूर्ण है ये इसको घड़ी के सुई के दिशा में लेकर के चल रहा है, इसलिए हमने इसको निगेटिव लिया। तो ये जो ऋणात्मक चिन्ह है जब बराबर के इधर आएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो संतुलन की स्थिति में उत्तोलक का जो सिद्धांत है वो ये आया। अब जब हमने उत्तोलक का सिद्धांत देख लिया, अब इसके आगे हम उत्तोलक का वर्गीकरण कैसे करेंगे इसको देखेंगे। तो इसका वर्गीकरण करने के लिए हम जो जैसा हमने अभी बताया था आपको शुरू में, जब हमने परिचय के रूप में आपको बताया था, तो टेक, भार और प्रयास के रूप में इसका वर्गीकरण करेंगे। 3 भागों में हम वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहला भाग जो होगा उसे हम कहेंगे वर्ग 1 का उत्तोलक, उसके बाद वर्ग 2 का उत्तोलक, वर्ग 3 का उत्तोलक। तीनों को एक के बाद एक हम समझेंगे, बहुत ही ये आसान है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जो देखते हैं वर्ग 1 का उत्तोलक। वर्ग 1 के उत्तोलक के अंतर्गत जो चीज़ें होंगी, जैसे हमने पहला चित्र में बताया था, ये हमारा जो है चित्र ये वर्ग 1 के उत्तोलक के अंतर्गत जो चित्र बनेगा उसका है। इसको फिर से हम देखेंगे यहाँ पे। इसके अंतर्गत इस वर्ग के अंतर्गत जो आलंब है वो क्या होगा, प्रयास और भार के बीच में होगा। तो प्रयास हमारा यहाँ हो गया, भार हमारा यहाँ हो गया, इसके बीच में आलंब है। अब ये जो स्थितियाँ हैं प्रयास और भार की और आलंब की, इसी के आधार पर हम क्लास 2 का जो है और क्लास 3 का उसको हम देखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। जब हम एक को किसी को लेकर के चलेंगे, मान लीजिए जैसे प्रयास यहाँ पे किनारे हो गया और भार भी किनारे है, बीच में हमारा आलंब है,
तो ये हम कह रहे हैं क्लास 1 का उत्तोलक। आप इसको बस ध्यान में रखिए। क्लास 1 के उत्तोलक को अगर आप ध्यान में रखते हैं कि प्रयास कहाँ है, आलंब कहाँ है, भार कहाँ है, तो वर्ग 2 क्लास 2 का जो उत्तोलक है उसको और क्लास 3 के उत्तोलक को याद करने में आपको आसानी होगी। देखिए कैसे, यहाँ पे प्रयास 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आलंब, 3 नंबर पे भार, ये 3 चीज़ें हमको ध्यान में है। उसके बाद हम क्लास 2 का जो उत्तोलक है उसको देखेंगे। क्लास 2 के उत्तोलक में चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। सबसे पहले प्रयास, आलंब और भार। अब यहाँ पे देखिए क्या है, भार जो है वो बीच में आ गया। अब उसके बाद जब 3 नंबर में हम देखेंगे तो भार जो है वो एकदम शुरू में आ जाएगा। तो देखिए भार यहाँ पे क्या है, शुरू में आ गया, प्रयास यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। तो इनका जो पोजीशन है, सबसे पहला वाला का जो पोजीशन है उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो दूसरा और तीसरा बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसको देखिए, सबसे पहले क्या करना है, प्रयास 1 नंबर पे, आलंब 2 नंबर पे, भार 3 नंबर पे। तो भार जो लास्ट में है इसी की सहायता से हम याद करेंगे। सबसे पहले देखिए भार लास्ट में है तो हमारा क्लास 1 का उत्तोलक। उसके बाद भार को 2 नंबर पे लाएंगे तो आ जाएगा हमारा क्लास 2 का उत्तोलक। भार को जब हम 1 नंबर पे लाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्लास 3 का उत्तोलक। तो उल्टा चल रहे हैं हम, चूँकि ये पीछे से है भार, भार 1 नंबर 3 नंबर पे है तो क्लास 1, 2 नंबर पे है तो क्लास 2, और 1 नंबर पे जब आएगा तो क्लास 3 का उत्तोलक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी। देखिए भार बीच में है 2 नंबर पे, और फिर इसमें जो है वो भार जो है वो 1 नंबर पे आ गया तो वर्ग 3 का उत्तोलक हो गया। तो अगर आपको पूछता है एग्जाम में कि तीनों प्रकार के जो उत्तोलक हैं उनको आप बताइए, तो इसका वर्गीकरण आप आराम से बता सकते हैं। भार हो गया सबसे एकदम लास्ट में, और उसके बाद एक के बाद एक बढ़ाते जाइए और क्लास को भी बढ़ाते जाइए और लिख लीजिए। और इसकी परिभाषा लिखना बहुत ही आसान है, जो इसकी स्थिति है उसी के आधार पर आपको बताना है कि कहाँ कहाँ ये है। अब इसके बाद जब हमने देख लिया कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का उत्तोलक की जो स्थितियाँ होंगी, प्रयास और भार और टेक कहाँ कहाँ होंगे, उसके बाद अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा तो आपको उदाहरण भी लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने क्लास 1 के उत्तोलक के लिए उदाहरण लिए हैं, 3-4 हमने एग्जाम्पल ले करके रखा है। तो इसमें सबसे पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए कि ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा तुला। तुला जो है वो हमारा उत्तोलक 1 में आता है। वो कैसे आएगा, देखिए बीच में यहाँ पे आलंब है और एक तरफ हम बटखरा रखेंगे, प्रयास रखेंगे, और एक तरीके से एक तरफ हम भार रखेंगे। ठीक उसी तरीके से जो ये कैंची है, कैंची भी हमारी क्या हो गई, ये प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आ गई। यहाँ पे आलंब है इसका, यहाँ पे हम प्रयास लगाएंगे और इधर हम भार लगाएंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम भार लगाएंगे। उसी तरीके से कैंची के जो कैंची का जिस तरीके का व्यवहार है उसी तरीके से हम ये जिसको हम प्लास कहते हैं, तो ये हमारा प्लास हो गया, या इसको हम कहीं कहीं संडसी भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी हमारा जो है वो क्लास 1 के उत्तोलक में आएगा। उसी तरीके से हम जो अगला उदाहरण देखेंगे, ये जो पंजे वाला हथौड़ा है, ख़ास तौर से जो बढ़ई हैं वो यूज करते हैं इसका जो कील वगैरह निकालने के लिए, तो पंजे वाला हथौड़ा भी उसी कैटेगरी में आएगा। और क्लास 1 के अंतर्गत हम जो ये बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, ये झूला, इसको हम सीसा झूला के नाम से जानते हैं, सीसा झूला। तो ये सीसा झूला जो है ये भी वर्ग 1 का उत्तोलक आता है। देखिए यहाँ पे इसका आलंब है बीच में, और एक तरफ प्रयास एक बच्चा करेगा, एक तरफ वो भार बन जाएगा, फिर ये भार बनेगा, वो प्रयास करेगा। इस तरीके से ये झूला कार्य करता है। तो ये जो है वर्ग 1 के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम वर्ग 2 के अंतर्गत जो उत्तोलक हैं उसको देखेंगे। तो हम दैनिक जीवन में स्टेपलर का प्रयोग करते हैं, तो ये स्टेपलर जो है हमारा वर्ग 2 के उत्तोलक के आता है। उसी तरीके से हम दैनिक जीवन में अपना नाखून काटते हैं डेली, ये नेल कटर जो है, नेल कटर भी वर्ग 2 के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से आपने देखा होगा मॉल में या एयरपोर्ट पर सामान को ले जाने के लिए जो ट्रॉली होती है, उस ट्रॉली को भी हम कहेंगे वर्ग 2 का उत्तोलक।
उसी तरीके से जब कंक्रीटिंग का कार्य होता है, जब ढलाई वगैरह का कार्य होता है, तो वहाँ पे जो सीमेंट का मसाला जो है हमारा, कंक्रीट जो है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। तो वहाँ पे जो ये ट्रॉली टाइप का जो ये मशीन है, इसको हम कहते हैं व्हील बैरो। तो ये व्हील बैरो का प्रयोग वहाँ पर हम करेंगे। और पेप्सी या जो भी ढक्कन खोलने के लिए, थम्स अप का ढक्कन खोलने के लिए जो ये हम यूज करते हैं, बॉटल ओपनर, बॉटल ओपनर का जो प्रयोग करते हैं, ये भी हमारा क्या है, ये वर्ग 2 का उत्तोलक है। और एक और जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, हमारा जो घर का दरवाज़ा है, घर का दरवाज़ा भी क्या है, हमारा वर्ग 2 का उत्तोलक है। दरवाज़ा या जो हमारा गेट है, ये भी वर्ग 2 के उत्तोलक के अंतर्गत आएगा। उसी तरीके से हम जब वर्ग 3 के उत्तोलक में देखते हैं, तो एग्जाम्पल इसके अंतर्गत जो आएगा, सबसे पहली जो ये लंबी हाथ वाली जो झाड़ू होती है, वो लंबी हाथ वाली झाड़ू, ये हमारी वर्ग 1 के उत्तोलक के अंतर्गत वर्ग 3 के उत्तोलक के अंतर्गत आएगी। यहाँ पे भार इस पोजीशन पे लगेगा। सपोर्ट हमारा यहाँ है, प्रयास हम हाथ लगा करके जोर जो अपना लगाएंगे वो यहाँ लगाएंगे, तभी ये यहाँ से सफाई करेगा। हमारा जो प्रयास है वो बीच, यहाँ पे हम तो पकड़े तो रहेंगे, देखिए इस स्थान पे हम पकड़े तो रहते हैं, लेकिन प्रयास जो हाथ की सहायता से हम यहाँ पे जोर दे करके लगाते हैं, तभी ये झाड़ू इसकी सहायता से लगेगा। तो ये हमारा है वर्ग 3 के अंतर्गत आने वाला उत्तोलक। उसके बाद ये जो है मुगदर की तरह जो दिख रहा है, ये है हमारा बेसबॉल का बैट है। तो ये बेसबॉल का बैट, बेसबॉल का जो ये बैट है, ये भी वर्ग 3 के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम ये देखेंगे, जो बालू या गिट्टी उठाने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम बेलचा के नाम से जानते हैं, या शोवेल कहेंगे इसको, SHOVEL। ये बेलचा जो है, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो बेलचा है हमारा, ये वर्ग 3 के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। ठीक इसी तरीके से जो हम हॉकी खेलते हैं, हॉकी की जो स्टिक है, हॉकी का जो ये स्टिक है, ये भी वर्ग 3 के उत्तोलक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो मछली पकड़ने का ये छड़ होता है, या रॉड कहिए इसको, फिशिंग रॉड जिसको हम बोलते हैं, ये फिशिंग रॉड भी वर्ग 3 के उत्तोलक के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, इसको मछली पकड़ने वाला छड़ आप लिख सकते हैं हिंदी में। तो ये कुछ उदाहरण हो गए। हम फिर से इसको एक बार देखते हैं कि वो कौन कौन से उदाहरण किस कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले हमने वर्ग 1 के अंतर्गत देखा तुला और कैंची जो है वो, और जो प्लास है वो, और पंजे वाला हथौड़ा और सीसा झूला, ये जो है ये फर्स्ट वर्ग में आएगा। क्योंकि फर्स्ट वर्ग में क्या होगा, जो आलम्ब है अर्थात जो टेक है वो बीच में होगा, भार जो है वो सबसे किनारे स्थिति में होगा, और प्रयास हमारे दाहिने हाथ की तरफ होगा, बाएं हाथ की तरफ, भार हमारे दाहिने हाथ की तरफ, और आलम्ब जो है वो बीच में होगा। तो ये हो गया हमारा। इसके अंतर्गत तुला को आप ध्यान में रखिए, कैंची को, जो आप चीज़ों को अपने से रिलेट करेंगे तो वो याद होंगी। अब वर्ग 2 के अंतर्गत जब हम आएंगे, तो वर्ग 2 के अंतर्गत पहले जो भार इधर से हमारे जो दाहिने हाथ की तरफ भार था, उधर से दूसरे नंबर पर आ गया। इसके अंतर्गत स्टेपलर, नेल कटर, और फिर ट्रॉली, और जो व्हील बैरो जो हम सामान ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं, कंक्रीट, बालू या जो भी सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, तो ये आ गया। वो बॉटल को खोलने वाला बॉटल ओपनर जो है वो भी हमारा वर्ग 2 के अंतर्गत आएगा। दरवाज़ा वो भी हमारा वर्ग 2 के अंतर्गत आएगा। और वर्ग 3 के अंतर्गत जो उत्तोलक हैं उसमें लंबी हाथ वाली झाड़ू, बेसबॉल बैट, और जो हमारा बेलचा हो गया, हॉकी की स्टिक हो गई, मछली पकड़ने वाला छड़ हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको रखे हैं। उसके बाद हम अब अगला टॉपिक जो देखेंगे वो कि इन उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ अर्थात जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या है और कितना होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसी पर ही हमको सवाल हल करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे ज्ञात करेंगे। चूँकि हम जानते हैं
कि जो लीवर है वो कार्य करता है आघूर्ण के सिद्धांत पर। आघूर्ण के सिद्धांत से हमको पता है कि जो फर्स्ट क्लास के लीवर के अंतर्गत हमने देखा था कि प्रयास गुणे प्रयास भुजा, भार गुणे भार भुजा, तो उसी की सहायता से हम जो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ है उसको हम निकालेंगे। और भार गुणे प्रयास गुणे प्रयास भुजा, भार गुणे भार भुजा। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, भार को प्रयास के नीचे ले आना है, प्रयास भुजा को भार भुजा के नीचे ले जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रयास बटे में, ये भार आएगा प्रयास के नीचे, तो प्रयास बटा भार इक्वल टू अपनी जगह पे भार भुजा बटे में प्रयास भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से याद होगा ये, देखिए प्रयास तथा जो भार का अनुपात है, प्रयास और भार के अनुपात को हम कहेंगे यांत्रिक लाभ। ये हमारा हो गया यांत्रिक लाभ। और उसी तरीके से इधर भार भुजा और प्रयास भुजा के अनुपात को हम कहेंगे लीवरेज। ये दो चीज़ें हैं आपको याद में रखनी है। कैसे याद रखेंगे, इसकी इसका अगर डिफिनीशन लिखना है हमें कि यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे कि प्रयास और भार के अनुपात को किसी भी लीवर के प्रयास और भार के अनुपात को हम कहेंगे यांत्रिक लाभ। किसी भी लीवर के भार भुजा और प्रयास भुजा के अनुपात को हम कहेंगे लीवरेज, उस लीवर का लीवरेज कहेंगे। तो ये दो परिभाषा हो गई। इसका इंग्लिश जो होगा वो मैकेनिकल एडवांटेज होगा, और इसको हम लीवरेज ही कहेंगे। तो यहाँ पे आपको यांत्रिक लाभ क्या है ये तो समझ में आ गया कि यांत्रिक लाभ इन दोनों का अनुपात है, लेकिन ये जो वर्ड लीवरेज है इसका आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा नया हो गया। तो इसको हम समझते हैं कि भाई लीवरेज क्या है। लीवरेज को समझने के लिए आपको कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पे ऊपर वाला जो हमने ये चित्र बनाया था, इस चित्र को लीजिए, इसको हम वहीं पे खींच देते हैं। कहाँ गया? मान लीजिए हमने ड्रॉ किया हुआ था, ये हो गया हमारा आलंब, यहाँ पे प्रयास था, और ये मान लीजिए हमारा भार था, ये हमारा था प्रयास भुजा, ये था हमारा भार भुजा, ये हमारा भार भुजा था, और ये प्रयास भुजा था। ठीक है, तो यहाँ पे लीवरेज को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर ये जो प्रयास भुजा है, ये प्रयास भुजा अगर लंबी है तो लीवरेज जो है वो ज़्यादा होगा। प्रयास भुजा जो है वो अगर लंबी होगी तो हमारा जो लीवरेज है वो ज़्यादा होगा। लीवरेज ज़्यादा है इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि कम बल लगा करके, लीवरेज जो है वो अगर ज़्यादा हो गया तो हम कम बल लगाएंगे और ज़्यादा भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं। फिर से देखेंगे हम चीज़ों को। पहले जो ये आलंब हो गया, आलंब से ये भुजा जो है हमारी हो गई प्रयास भुजा। अगर ये प्रयास भुजा ज़्यादा लंबी रहेगी किसी उपकरण में, प्रयास भुजा अगर हम लंबी करते हैं तो जो हमारा लीवरेज है वो ज़्यादा होगा। इसको भी आप नोट कर लेते हैं तो लिखने में और समझने में थोड़ा आसानी होगी। प्रयास भुजा ज़्यादा तो लीवरेज ज़्यादा। जब लीवरेज ज़्यादा होगा तो कम बल लगेगा और बहुत आसानी से हम भारी वस्तुओं को उठा लेंगे। कम बल लगेगा तो भारी वस्तुएं आसानी से उठेंगी, लिख सकते हैं आप।
तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर हमको कोई बहुत ज़्यादा भारी वस्तु उठानी है तो हम एक ऐसे उपकरण का चुनाव करेंगे जिसकी प्रयास भुजा लंबी है, तो वहाँ पे हमको कम बल लगाना पड़ेगा। ये हमारा इस तरीके से लीवरेज को समझने में सहायता करता है।